काली रात में आपका स्वागत है। मैं आप सबके बीच एक और नई कहानी लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम हेमंत है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा खुद का 2 जगह हॉस्पिटल है। पहला तो भोपाल में और दूसरा राजस्थान के जयपुर में है। मैं सप्ताह के शुरुआती के 3 दिन भोपाल में बैठता हूँ और बाकी के 3 दिन जयपुर में। मेरा काम काफ़ी मेहनत और रोमांच से भरा रहता था। मुझे किस दिन क्या करना था कुछ पता ही नहीं रहता था। वो तो मेरी असिस्टेंट श्वेता बताती थी, आज इसका ऑपरेशन करना है, आज यहाँ जाना है, कल ये करना है, परसों वो करना है। भले ही मेरा काम थका देने वाला था, पर मैंने इस बीच अपने काबिलियत के दम पर नाम, शोहरत और पैसा भी काफ़ी अच्छे तरीके से कमा लिया था। पर एक बार की बात है, मैं इसी तरह अपने सप्ताह के 3 दिन पूरे करके बाकी के 3 दिन जयपुर में बिताने जा रहा था। मैं हमेशा भोपाल से जयपुर अपने ड्राइवर के साथ कार से जाता था। मुझे मेरे भोपाल वाले हॉस्पिटल में काम ख़त्म करते करते काफ़ी लेट हो जाता है, इसीलिए मैं भोपाल से रात के 1 बजे जयपुर के लिए निकलता था। मैं इतनी बार भोपाल से जयपुर आ जा चुका था कि मुझे आने जाने के सारे रास्ते लगभग पता थे। मैं हमेशा एक ही रूट से आता जाता था। मैं जिस रूट से जाता था वो रूट हाईवे वाला था। एक बार उस हाईवे में बहुत जाम लगा हुआ था। मैं अपने ड्राइवर से पूछता हूँ, क्या कोई और रास्ता नहीं है वहाँ जाने का? वो कहता है, हाँ सर, यहाँ से एक रास्ता है वहाँ जाने के लिए, पर वो रास्ता कई सारे गांव से गुजरते हुए जाता है और उस गांव के बीच कई सारे बंजारे का बसेरा है। और सर, इतने रात में गांव वाले इलाके से जाना ठीक नहीं है। गांव वाले रास्ता का नाम सुनते ही मुझे उसी रास्ते से जाने का मन करता है, क्योंकि मैं थोड़ा विलेज लवर टाइप का था। मुझे खेत खलिहान काफ़ी अच्छे लगते हैं और मुझे अपने काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिलता है ऐसा नज़ारा देखने का। इसीलिए मैं अपने ड्राइवर को उसके वहाँ जाने के मना करने के बावजूद वहाँ से जाने के लिए कहता हूँ। वो गांव वाले रास्ते के लिए चल पड़ता है। रास्ते में कई सारे गांव आ रहे थे। मुझे उस सब को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। इन वादियों को देखकर काफ़ी सुकून मिल रहा था। तभी एक गांव आता है जिसका नाम मैं बोर्ड पर पढ़ता हूँ, भनवर्षा। इस गांव का नाम पढ़ते ही मैं इसके अगले आने वाले गांव के बारे में ड्राइवर से पूछता हूँ। वो कहता है, सर, इस गांव के बाद आने वाले गांव का नाम खांडिया है। जब मेरी कार भनवर्षा में एंटर की थी उस वक्त सुबह के लगभग 2:30 बज रहे थे। वो गांव मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि हवा भी काफ़ी थमी थमी सी लग रही थी। रास्ता काफ़ी सुनसान था। रास्ते में मैंने एक भी घर या झोपड़ी नहीं देखा था। चारों तरफ बस खेत ही खेत और थोड़े बहुत पेड़ नज़र आ रहे थे। उस वक्त रास्ता भी काफ़ी खाली था, क्योंकि रात काफ़ी थी, इसीलिए ड्राइवर कार तेज़ी से चला रहा था। पर तभी अचानक से मेरी कार के सामने एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है। ड्राइवर तुरंत हैंड ब्रेक मारता है, पर कार इतनी तेज़ी में थी कि ब्रेक मारने की वजह से कार का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और कार एक पेड़ के साइड से जाकर टकरा जाती है। कार के सारे शीशे टूट जाते हैं, पर मुझे और मेरे ड्राइवर को कार में सेफ्टी बैग होने की वजह से कुछ नहीं होता है और हमें ज़्यादा चोटें भी नहीं आती है। मैं तुरंत कार से उतरकर उस लड़के के पास जाता हूँ, उसे देखने के लिए। गनीमत थी कि कार एकदम उसके साइड से गुजरती है, जिसके वजह से वो सिर्फ साइड में गिर जाता है और उसे ज़्यादा चोट भी नहीं लगती है। वो लड़का देखने में गांव के बच्चों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी उम्र लगभग 9 से 10 साल के बीच होगी। मैं उसके करीब जाकर पूछता हूँ, बेटा, तुम कार के सामने ऐसे क्यों आए थे? तुम्हें पता है अभी एक बहुत बड़ा हादसा होने से टला है? वो कहता है, हाँ भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपके कार के सामने आया था। मेरे अंकल की एक्सीडेंट हो गई है, वो बहुत जख्मी हालत में वहाँ लेटे हुए हैं। मैं पूछता हूँ, एक्सीडेंट कैसे? इतनी सुनसान रात में तुम्हारे अंकल का एक्सीडेंट कैसे हो गया?
वो कहता है, भैया मैं और मेरे अंकल बालगढ़ जा रहे थे, पर हम लोग जब इस गांव में आए तो हमारे कार के सामने अचानक से एक आदमी आ जाता है। वो आदमी लकड़ी लेकर सड़क पार कर रहा था। मेरे अंकल ने उसे देखकर जैसे ही हॉर्न मारा, वो आदमी हमारे कार के सामने खड़ा हो गया और जानबूझकर हमसे टकरा गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। भैया प्लीज़ मेरे अंकल की मदद कर दीजिए, वो बहुत बुरी हालत में हैं। मैं यहाँ बहुत देर से किसी के आने का इंतजार कर रहा था। इतना सुनने के बाद मैं तुरंत बच्चे के साथ उस पेड़ के पास जाता हूँ जहाँ इसके अंकल जख्मी हालत में पड़े हुए थे, और तब तक मेरे ड्राइवर को भी होश आ गया था और वो भी मेरे साथ आ रहा था। पर मैं थोड़ी देर के लिए सोचता हूँ, ये बच्चा इतनी छोटी उम्र में इतनी सफाई से ये सारी बातें कैसे बता रहा है। इस बच्चे के चेहरे पर इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई शिकंजिस तक नहीं दिख रही हैं। लेकिन मैं जब इसके अंकल के पास पहुंचता हूं तो वो बहुत ही बुरे हालत में जमीन पर लेटे हुए थे। उनके पूरे शरीर से काफ़ी खून बह चुका था। मैं उनके करीब जाकर उनका थोड़ा सा खून अपने हाथ में लेकर सूंघता हूं तो पता चलता है कि खून एकदम ताज़ा था। पर मैं जब इनका नस चेक करता हूं तो पता चलता है कि ये मर चुके हैं। इनकी सांसें बंद थी, शरीर में कोई हरकत नहीं हो रहा था। बॉडी देखने से ऐसा लग रहा था कि इनकी मौत 2-3 घंटे पहले ही हुई है। मैं एकदम से परेशानी में आ गया था। मैं सोच रहा था कि मैं इस छोटे से बच्चे को कैसे बताऊं कि इसके अंकल अब मर चुके हैं। मैं चाहता तो इस लाश को यहीं छोड़कर यहाँ से जा सकता था, पर मैं एक डॉक्टर था तो मेरे लिए ऐसा करना मेरे वसूलों के खिलाफ था। मैं इस बच्चे को ऐसे ही इस हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता था। फिर मैं फैसला लेता हूँ कि मैं इस लाश को लेकर अपने साथ बगल के कोई हॉस्पिटल में ले जाऊंगा और वहाँ पुलिस को यह सब बताकर आगे की कार्रवाई उन्हें करने दूंगा। मैं इस बच्चे को कुछ कहने से पहले अपने ड्राइवर को एक साइड में ले जाकर ये सारी बातें बताता हूँ। वो मेरा बात सुनते ही मुझे ऐसे करने से मना करता है। वो कहता है, सर मुझे शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले हमारा एक्सीडेंट होता है, वो भी इस बच्चे की वजह से, और फिर हमें इसके अंकल की लाश मिलती है। सर हमें इन सब चीज़ों को यहीं छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं कहता हूँ, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ भी है कि नहीं? तुम जरा भी सोच रहे हो इतनी रात में यह बच्चा यहाँ कैसे अकेले रहेगा? तुरंत जाकर कार को देखो, कार स्टार्ट हो रही है क्या? अगर हो रही है तो इस बच्चे के अंकल की लाश को गाड़ी में रखकर पास के हॉस्पिटल ले चलो। मेरा ड्राइवर ना चाहते हुए भी कार को स्टार्ट करने के लिए चला जाता है। मैं इस बच्चे के पास आकर पूछता हूँ, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो मुझे अपना नाम अनुराग बताता है। मैं उसे कहता हूँ, बेटा तुम्हारे अंकल की हालत बहुत ख़राब है, उनका काफ़ी खून बह चुका है। मैं तुम्हें और तुम्हारे अंकल को हॉस्पिटल ले चलता हूँ, वहाँ शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ। अनुराग कहता है, ठीक है भैया आपके साथ चलूँगा, पर मेरे अंकल वहाँ जाने के बाद ठीक हो जाएंगे ना? मैं कहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि वो ठीक हो जाएं। मैं अनुराग से झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर मैं इतने छोटे बच्चे को कैसे बता सकता था कि अब इसके अंकल इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पास अनुराग को झूठ का दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और इसके बाद मेरा ड्राइवर मेरे पास आकर कहता है, सर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, पर मैंने किसी तरह कार को स्टार्ट कर लिया है। मैं कहता हूँ, ठीक है अब इसके अंकल को कार में रखने के लिए ले चलो। फिर हम दोनों लाश को उठाकर कार के बीच वाले सीट पर रख देते हैं और अनुराग को भी उसके अंकल के साथ बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल चलते हैं। कार पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, चलने वक्त काफ़ी आवाज़ कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं अनुराग से उसके अंकल का नाम पूछता हूँ। वो मुझे अपने अंकल का नाम शंकर बताता है। कार जब इस सुनसान रास्ते से अपने सफ़र में आगे बढ़ रही थी तब मैं एक बार फ्रंट मिरर में अनुराग को देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रहा है। मैं तुरंत पीछे मुड़कर उससे पूछता हूँ, अनुराग
तुम किसी से बात कर रहे हो क्या? वो कहता है, नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ, ठीक है। पर फिर थोड़ी देर बाद मुझे और मेरे ड्राइवर को अनुराग के अलावा किसी और आदमी की आवाज़ आती हुई सुनाई देती है। मैं पीछे देखता हूँ तो अनुराग लाश की तरफ देख रहा था और मुझे लाश का पोजीशन देखने में थोड़ा चेंज लग रहा था। मैं अनुराग से पूछता हूँ, क्या हुआ बेटा, तुम अपने अंकल को ऐसे क्यों देख रहे हो? वो भारी आवाज़ में कहता है, नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ है, मैं ऐसे ही देख रहा था। अब मुझे थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि इसकी हरकतें काफ़ी बदल रही थी। इसके बाद कार एक छोटे से पुल के पास पहुंचती है। तभी अचानक से मेरे दोनों कंधे पर कोई हाथ रखता है। मैं कंधे पर देखता हूं तो कोई सफ़ेद सी चीज़ मेरे कंधे पर थी। मैं डर के मारे जोर से चिल्ला देता हूं। ड्राइवर तुरंत कार को साइड में रोकता है और पूछता है, क्या हुआ सर, आप ऐसे चिल्लाए क्यों? मैं थोड़ा गुस्से में अनुराग से पूछता हूँ, अनुराग, क्या तुमने अभी मेरे कंधे पर हाथ रखा था? वो कहता है, नहीं, मैंने तो नहीं रखा था। मैं कहता हूँ, मुझे तुम अपना हाथ दिखाओ। मुझे वो अपना हाथ दिखाता है तो उसके हाथ एकदम नॉर्मल थे। फिर मैं ड्राइवर को कहता हूँ, कुछ नहीं हुआ है, शायद मेरा वहम था, तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ। कार उस सुनसान रास्ते से आगे बढ़ने लगती है, पर मेरी नज़र एक बार जब उस लाश पर पड़ती है तो उस लाश का हाथ सफ़ेद था। मैं उसे देखते ही अंदर डरने लगता हूँ क्योंकि ये इंसान मर चुका है, तो इसका हाथ मेरे कंधे पर कैसे आया? मैं एकदम से सिकुड़कर फ्रंट सीट पर बैठ गया था। पर एक बार जब मेरी नज़र फिर से कार के फ्रंट मिरर पे जाती है तो मैं मिरर में देखता हूँ कि अनुराग के अंकल की लाश मुझे सीट पर बैठकर घूर रही थी। उसे देखते ही डर के मारे मेरे शरीर से पसीने निकलने लगते हैं। मैं पसीने से पूरा भीग जाता हूँ। मैं काफ़ी घबरा जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी मर चुका है उसका लाश कैसे उठकर बैठ सकता है। और फिर मुझे फ्रंट मिरर में अनुराग अपने अंकल की लाश के साथ मुझे घूरता हुआ दिखाई देता है। अनुराग अचानक से बदल गया था। वो एक जली हुई लाश जैसा दिख रहा था। इन दोनों को देखकर मेरी सांसें और धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उस वक्त गाड़ी में मेरा दम घुटने लगा था। मैं कोशिश करता हूँ अपने ड्राइवर को इशारा करके समझाने की, पर वो नहीं समझ पाता है। और तभी मुझे और मेरे ड्राइवर को चलती कार के ऊपर कोई कूदता हुआ महसूस होता है। मेरा ड्राइवर जब पीछा मुड़कर देखता है तो उसे वो लाश वहाँ नहीं दिखाई देती है और उसे भी अनुराग एक जली हुई लाश जैसा दिखाई दे रहा था। वो घबराते हुए कहता है, सर, लाश कहाँ गया? वो पीछे नहीं है। और उस बच्चे को देखिए। मैं इससे पहले कुछ कहता, अनुराग पीछे से मेरा गला दबाने लगता है और मेरे ड्राइवर को अचानक से अनुराग के अंकल की लाश कार के बाहर हवा में उड़ते हुए दिखाई देती है। मेरा दम घुटने लगता है। मेरी आंखें बंद ही होने वाली थी, पर तभी मेरे ड्राइवर को पता नहीं क्या होता है। वो तुरंत कार के ड्रॉर से गणेश जी की मूर्ति निकालता है और पीछे वाली सीट पर फेंक देता है। और तभी अनुराग कार से चिल्लाते हुए अचानक गायब हो जाता है। उसके अंकल की लाश एकदम से दिखाई देनी बंद हो जाती है। तब जाकर मेरी सांस में सांस आती है। मेरा ड्राइवर मुझे शांत करने के लिए पानी का बोतल देता है और इस बीच वो एक बार भी कार को नहीं रोकता है। मैं शांत होने के बाद उससे पूछता हूँ, तुमने ये सब कैसे किया? वो कहता है, सर, मुझे तो पहले से ही इन दोनों पर शक हो रहा था। मैंने आपको कहा था, पर आप हैं कि मानने को तैयार ही नहीं थे। आपने उस लाश के खून को छुआ था, शायद इसीलिए वो आपको ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो तो अच्छा था कि मैंने कल रात निकलने से पहले कार के ड्रॉर में गणेश जी की मूर्ति रख ली थी, और वो मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं थी। वो एक गणेश जी के बहुत बड़े महायज्ञ से लाई गई थी, और आज गणेश जी की कृपा की वजह से हमारी जान बच पाई है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मैं अपने ड्राइवर का शुक्रिया करता हूँ और इसके बाद हम सीधा अपने हॉस्पिटल पहुँचते हैं।
मैं हॉस्पिटल आने के कुछ दिन बाद इस कार को कबाड़ खाने में रखवा देता हूँ, क्योंकि हमें उस रात उन दोनों के जाने के बाद भी आते वक्त कार में ऐसा लग रहा था कि कार में कोई है जो हमें पीछा बैठकर देख रहा था। और इसके बाद मैं उस बनवर्षा गांव में कभी दोबारा नहीं गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो आपको हॉन्टेड गुड नाइट।